अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लंग कैंसर टॉपिक। इससे पहले सबसे पहले तो ये बात करनी है कि नंबर 1 पे कौन सा कैंसर कॉमन होता है, सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर कैंसर कॉमन होता है और थर्ड नंबर पे क्या कैंसर कॉमन होता है। तो नंबर 1 पे अगर मेल्स में बात की जाए तो वो होता है प्रोस्टेट, ठीक है, और फीमेल्स में अगर बात की जाए तो वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। लेकिन ये होता है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर होते हैं ये अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं, मतलब इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। कुछ क्लिनिकल फीचर्स इस तरह से होते हैं, मोस्टली अगर हम स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इनको हम ट्रीट भी कर लेते हैं तो मोर्टेलिटी एज सच उनसे नहीं होती, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन सा कैंसर आता है वर्ल्ड वाइड कॉमन जो है वो लंग कैंसर है। यू नो दैट इट इज़ टू मच कॉमन, ठीक है, और ये सेकंड नंबर पे होता है। और मोर्टेलिटी लंग कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा है, मतलब मोर्टेलिटी की बेस पे देखा जाए तो लंग कैंसर से मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाए कि नंबर 1 पे कौन से कैंसर्स हैं तो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर है। नंबर 3 पे आते हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर्स, ठीक है। तो अभी हमने बात करनी है लंग कैंसर्स की, एंड दे आर सेइंग दैट द सेम थिंग कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर मोर्टेलिटी यूएचएस कह रही हूँ यूएस में जो है वो क्या है, लंग कैंसर है, ठीक है। और एवरेज एज जो प्रेजेंटेशन की होती है वो 60 ईयर्स की होती है। और इसके रिस्क फैक्टर्स आपको खुद भी पता है कि स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर। जो सिगरेट पीते हैं लंग कैंसर में कॉमन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ही लंग कैंसर हो। लंग कैंसर के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, लाइक इन्होंने और भी आपको बताया कि रेडॉन का जो एक्सपोजर होता है, और यू नो दैट जो यूरेनियम माइनर्स होते हैं, ठीक है, यूरेनियम की जो कानों में काम कर रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं, उनमें उनका एक्सपोजर जो है वो रेडॉन से जो है एक्सपोजर होता है उनका, उसकी वजह से उनके अंदर कैंसर कॉमन होता है लंग का। और एस्पेस्टोस आपने ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में भी पढ़ा है, और ये सारी न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ हैं, एंड यू स्टडीड देयर कि उसकी वजह से एस्पेस्टोस की वजह से मीज़ोथेलियोमा होता है। जो एस्पेस्टोस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, लाइक सीमेंट पाइप्स बना रहे होते हैं या इस तरह से, तो एस्पेस्टोस के एक्सपोजर की वजह से भी लंग कैंसर जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। और वैसे ये जीन्स में भी होता है लंग कैंसर में। और यू नो दैट कि अगर मेल्स स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उनमें लंग कैंसर के चांसेस एज सच नहीं होते अगर फीमेल स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि कौन सा कैंसर स्मोकिंग की वजह से कॉमन होता है। लंग कैंसर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम देखेंगे किस कैंसर में स्मोकिंग की वजह से कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है लंग का, और फीमेल्स में स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर कौन सा कॉमन होता है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक कैंसर होता है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे कैंसर्स को, ठीक है। लंग कैंसर एक टाइप का नहीं होता। तो सिगरेट स्मोक कंटेन्स 60 कार्सिनोजेंस, जिसमें से 85% जो है वो लंग कैंसर कॉज करते हैं स्मोकर्स में, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स कि सिगरेट स्मोक जो है वो कार्सिनोजन से बड़ा होता है, एंड दैट लीड्स टू कैंसर, ठीक है। और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन आर्सेनिक आर पर्टिकुलरली म्यूटाजेनिक, ठीक हो गया। इसके अलावा जो कैंसर रिस्क होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ स्मोकिंग। ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा पैक पियेंगे सिगरेट्स के उनके अंदर ज़्यादा होगा, जो लोग कम पियेंगे लाइक वीकली अगर एक पी लेते हैं, 2 पी लेते हैं, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होगा जितना अगर एक बंदा एक पैक सिगरेट का एक दिन में पी रहा है। और टाइम ऑफ एक्सपोजर भी डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद रेडॉन वो बता रहे हैं, रेडॉन का मैंने आपको बताया कि यूरेनियम जो होता है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम की वजह से रेडॉन प्रोड्यूस होता है, और ये प्रेजेंट होता है हमारी सॉइल में। मैंने आपको जब रेडिएशंस पढ़ाई थी कम्युनिटी मेडिसिन में तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इर्द गिर्द जो है रेडिएशंस ही रेडिएशंस है, हमारे अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, हमारी अर्थ में से रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस हैं, और वो नॉर्मल रेडिएशंस हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एक ऐसी कान में काम कर रहा है जो कि जहाँ पे यूरेनियम का एक्सपोजर है, ठीक है, जहाँ पे वो एक क्लोज्ड स्पेस है, ठीक है, तो वहाँ पे रेडॉन का एक्सपोजर ऐसा ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो हमारे इर्द गिर्द रेडॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सॉइल में तो हमारा पड़ा हुआ है रेडॉन यूरेनियम, और वो रेडॉन मतलब रिलीज़ कर रहा है, लेकिन क्लोज स्पेसेस में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, सच एज बेसमेंट्स वगैरह में, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कार्सिनोमा इन द यूएस। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, स्मोकिंग है, और सेकंड मोस्ट कॉमन क्या आपको याद होना चाहिए, रेडॉन एक्सपोजर, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज ऑल्सो सीन इन यूरेनियम माइनर्स, ठीक हो गया, वही हो गया, रेडॉन का एक्सपोजर हो गया। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो हैं मोस्ट मतलब पब्लिक एक्सपोजर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कार्सिनोमा आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। उसके बाद प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो होती हैं नॉन स्पेसिफिक होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब लोगों से ये इसके सिनेरियो नहीं डायग्नोज होते, कहते हैं कफ है, वेट लॉस है, हेमोप्टाइसिस है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया है, ठीक है। अब कफ है, किसी को खांसी हो रही है, तो हर एक हमारे इर्द गिर्द कितने लोगों को खांसी हो रही होती है, तो हम ये तो नहीं कहते इनको लंग कैंसर है उदाहरण हास्ता। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोगों के वेट लॉस हो रहा होता है, जो टीबी के मरीज़ होते हैं वेट लॉस के साथ होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वेट लॉस हो जाता है,
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको लंग कैंसर हो, ठीक है। हेमोप्टिसिस, ब्लडी वॉमिटिंग आना शुरू हो गई है, ज़रूरी तो नहीं है लंग कैंसर की वजह से हो, मतलब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं। पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव नमूनिया है, ठीक है, नमूनिया है, नमूनिया का पेशेंट है। तो नमूनिया के बाद क्या होता है, फिर हम क्या करवाते हैं, ये तो जनरल सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना नॉन स्पेसिफिक से, तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करवाएंगे, इमेजिंग करवाएंगे ना, देखने के लिए लंग को। तो उसके लिए हमें, उसमें हमें क्या मिलेगी, कॉइन लिगेन मिलेगी। जैसे कॉइन होता है ना, ऐसे गोल गोलू सा हमें मिलेगा अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये गोलू सा जो पड़ा होता है ना, ये सॉलिटरी सा होता है, मतलब अकेला पड़ा होता है। ये अगर इसको हमने फिर देखना होता है कि अगर उस पेशेंट की पहले से कोई लंग की उन्होंने इमेजिंग पहले से कोई करवाई हुई थी, उसके साथ कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल पहले उसने लंग की जो है ना एक दफ़ा करवाई थी, तो तब उसका इतना छोटा सा था, और अब हमने दोबारा उसकी इमेजिंग करवाई तो वो साइज़ थोड़ा इनलार्ज कर गया। हमने नोट करना होता है कि क्या साइज़ इनलार्ज किया है, या नया बना है, या पहले था और अब छोटा हो गया है, या इस तरह से उसकी चेंजेस नोट करनी होती हैं, कंपेयर करना होता है, ठीक है। फिर हमने जब ये कॉइन शेप लियन होता है ना, फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने कंफर्म करना होता है। इमेजिंग से तो हम कंफर्म नहीं कर सकते ना, ये तो बिनाइन है, ये कोई ट्यूमर है, या क्या है, कैंसर है, क्या है। तो फिर हम क्या करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी आपको पता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है। तो पहले हमने इमेजिंग करवा ली, फिर हमने क्या की, बायोप्सी करवाई, ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब जो बिनाइन लीजन्स होती हैं, जो कि यंगर पेशेंट में भी हो सकती हैं और होती रहती हैं, वहाँ पे वो कॉइन लियन हमें मिलती है। कॉइन लियन जो हमें मिलती है, वो उसकी एग्जांपल उन्होंने बताई है कि वो ग्रैनुलोमा भी हो सकता है। वो जो कॉइन सा लियन है, मैंने आपको बताया कि हमने वो जो कॉइन सा लियन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर ही है, ठीक है। वो हमें टीबी का ग्रैनुलोमा भी हो सकता है। मतलब कॉइन लियन उन्होंने जस्ट एक चीज़ को कह दिया कि ये छोटा सा हमें ना इतना लियन मिली है, और वो कॉइन शेप की होती है, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना कॉइन लियन है। अब वो कॉइन लियन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने फिर क्या करना होता है, देखना होता है उसे कि वो ग्रैनुलोमा भी हो सकता है, टीबी का, या फंगस का। आपको पता है फंगस होती हैं कुछ, लाइक हिस्टोप्लाज्मा, उसके ग्रैनुलोमा बन जाते हैं हमारे लंग्स। या दूसरा ये होता है कि वो हमाटोमा भी हो सकता है। हमाटोमा आपको पता है क्या चीज़ होती है, कि किसी भी, फॉर एग्जांपल लंग है, तो उसी जगह की जो सेल्स हैं वो हैप्पैज़ार्ड अरेंजमेंट बना लें, उसको हम हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। और इसके मुकाबले में कोरिस्टोमा होता है, जो कि एक्चुअली इस साइड का, फॉर एग्जांपल एक साइड का दूसरी ऑर्गन में चला गया, और वहाँ पे जाके उसने डिसऑर्गेनाइज मैस में डाल दिया। तो हेमाटोमा क्या होता है कि उसी जगह के जो सेल्स हैं वो उल्टे उल्टे होके पड़े हुए हैं, तो उसको हम हेमाटोमा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो हेमाटोमा मिलेगा, वो एक्चुअली इस तरह से, मतलब वो ब्रोंकियल हेमाटोमा, कॉइन लिए जो है, ब्रोंकियल हेमाटोमा भी हो सकती है, ग्रैनुलोमा भी हो सकती है। हेमाटोमा जो होता है, ये बिनाइन ट्यूमर होता है, जिसमें लंग टिश्यू होता है और कार्टिलेज होता है। मीन्स दैट ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में सेल्स पड़े हुए हैं, इसमें क्या होगा, लंग टिश्यू होगा वहाँ का, और कार्टिलेज होगा, ठीक है। और हमें इमेजिंग में वहाँ पे कैल्सिफिकेशन मिलेगी, ठीक हो गया, वाइट कलर की। फिर आता है लंग कार्सिनोमा, मतलब अब हमने कॉइन शेप ली, इनको कह दिया या तो ये टीबी का ग्रैनुलोमा बना हुआ है, या हेमाटोमा है, ठीक है। फिर हमें इमेजिंग करवा ली, इमेजिंग करवाने के बाद हमें बायोप्सी करवा ली, और बायोप्सी में हमें कंफर्म हो गया कि लंग की क्या वो हमें किस तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं, स्मॉल सेल नज़र आ रहे हैं, या डिफरेंट सेल नज़र आते हैं, ठीक है। अब वो यही बता रहे हैं कि लंग कार्सिनोमा जो होता है, उसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, एक नॉन सेल कार्सिनोमा होता है। अब ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो नॉन स्मॉल सेल के होते हैं, और 85% केसेस में, और 15% केसेस में स्मॉल सेल कार्सिनोमा होते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी आपने कोई चीज़ें को याद करना होता है कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, तो आप एक वर्ड से याद कर लिया करें कि ख़तरनाक कौन सा है। तो स्मॉल सेल जो होता है, होते तो ये स्मॉल हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। दीज आर ख़तरनाक, ठीक है। तो ख़तरनाक कौन सा है, इसमें से स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक हो गया। लेकिन वो बहुत कम होते हैं, 15% में केसेस में मिलते हैं, एंड यूजुअली नॉट अमेंडेबल टू सर्जिकल रिसेक्शन, ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी, ठीक है। अब ये कीमोथेरेपी से हम ट्रीट कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसको हमें कैसे याद रखना है कि स्मॉल है ना, छोटे से हैं, तो हम इनको कीमोथेरेपी से ख़त्म कर सकते हैं, इनको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बड़े से हो फिर हमें सर्जरी करनी होती है, तो ये छोटे से होते हैं, इस वजह से कीमोथेरेपी से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। अब नॉन स्मॉल सेल होते हैं, नॉन स्मॉल सेल होते हैं कि ये मतलब नॉन स्मॉल सेल नहीं होंगे, तो इनको हम सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, ठीक है। स्मॉल को हमने क्या किया था, कीमोथेरेपी से किया था, और नॉन स्मॉल सेल को हमने सर्जिकल रिसेक्शन किया, डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कीमोथेरेपी। अब हमने करना क्या है, देखिए हमने बायोप्सी करवाई ना, इमेजिंग के बाद हमने बायोप्सी करवाई, इमेजिंग में हमें वो या तो ग्रैनुलोमा मिला या हेमाटोमा मिला। उसके बाद हमने करवाई बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी में हमें वो स्मॉल सेल भी मिल सकता है, नॉन स्मॉल सेल भी मिल सकता है। जो स्मॉल सेल होंगे ना, उनके ऐसे छोटे छोटे सेल्स होंगे, उनके दरमियान में ऐसे मतलब इनके कनेक्शंस वगैरह होंगे, इस तरह के हमें मिलेंगे। नॉन स्मॉल सेल में क्या होगा, अब अगर तो हमें स्मॉल सेल में ग्लैंड्स मिल रहे हैं, म्यूसिन मिल रही है, तो वो एडिनोकार्सिनोमा होगा, सिंपल सी बात है। अगर हमें बायोप्सी में क्या मिल रहे हैं, केराटिन पर्ल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो वो स्क्वेमस होंगे।
इसी तरह अगर लार्ज सेल होंगे तो वो बिल्कुल इनके ऑपोजिट होंगे, मतलब ना उनके अंदर म्यूसिन होगी, ना उनके अंदर जो है वो केराटिन पर्ल्स होंगे, ना वो स्मॉल सेल्स होंगे, मतलब कि बिल्कुल इनके ऑपोजिट नज़र आएंगे। तो लार्ज स्मॉल सेल कार्सिनोमाज होंगे, और कार्सिनोइड ट्यूमर्स जो है वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं और 5% केसेस में होते हैं। ठीक है, अब हमने करनी है TNM स्टेजिंग। TNM स्टेजिंग जो होती है इसकी इसमें हम करते हैं, आपको पता है, T फॉर ट्यूमर साइज़, और N फॉर आपका लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है, और M फॉर आपकी मेटास्टेसिस होती है। ठीक है, लिम्फ नोड और फिर मेटास्टेसिस। तो जो TNM स्टेजिंग होती है उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि प्लूरल इन्वॉल्वमेंट इज़ क्लासिकली सीन इन एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, मतलब आपने हमेशा याद रखना है कि दिस इज़ योर लंग, तो आपका जो एडिनोकार्सिनोमा होगा वो कहाँ पे होगा? एडिनोकार्सिनोमा इज़ पेरिफ्री। पेरिफ्री पे सारा एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, मतलब कि प्लूरा के पास कौन होता है? एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा। ठीक हो गया। और जो अंदर की तरफ होता है ना, यहाँ पे करके, वो हमारे पास होता है स्क्वेमस। ठीक है, तो बाहर की तरफ कौन सा है? बाहर की तरफ वी हैव द एडिनोकार्सिनोमा जो प्लूरा के पास है। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा जो हमें प्लूरा के पास मिलता है, और जो स्क्वेमस होता है वो हमें बिल्कुल सेंटर में मिलता है। ठीक है, तो अब यही हमने देखना है कि प्लूरल इन्वॉल्वमेंट हमें किस में मिलेगी? जो पेरिफ्री में होगा, और पेरिफ्री में कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको पता है ना, हमारे जो लंग होता है वो हमारे इधर क्लेविकल से भी ऊपर गया होता है। तो अगर यहाँ पे हमारी मतलब बिल्कुल लंग के पास हमारा हार्ट है, तो अगर सुपीरियर वेना कैवा में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, लीच, तो अगर वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली जब सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया तो ऊपर से सारी जो वेन्स होंगी हेड एंड नेक की, ठीक है, हेड एंड नेक के ऊपर होता है सुपीरियर वेना कैवा, ऐसे करके ऐड हो रहा होता है हमारे हार्ट में। तो इसके अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो पीछे से सारा जो हमारा हेड एंड नेक की वेन्स होंगी वो डायलेटेड हो जाएंगी, डिस्टेंडेड हो जाएंगी, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, और वहाँ पे हमें ब्लू डिस्कलरेशन मिलेगी आर्म्स एंड फेस की। इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम सिंपली ये होती है कि सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ड्यू टू लंग कैंसर। तो लंग कैंसर के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आ रहे थे, और स्पेसिफिक सिम्टम्स में अभी हमने देखा कि सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम भी हो सकता है। लेकिन सुपीरियर वेना कैवा ज़रूरी नहीं है कि उसका सिंड्रोम भी लंग कैंसर की वजह से ही हो, जिसमें आपको क्या मिलता है कि आपको जो हेड एंड नेक की वेन्स होती हैं वो डायलेटेड और डिस्टेंडेड मिलती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि कभी कभार इधर हमारे रिकरेंट निरेंजियल नर्व भी होती है, तो वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, और जब भी वो इन्वॉल्व होगी तो होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। और यहाँ पे फ्रेनिक नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से डायफ्रेगमेटिक जो है एक्चुअली ये नर्व होती है उसकी पैरालिसिस हो सकती है, मतलब कि डायफ्राम की पैरालिसिस कर सकता है ये। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर ये हमारी सिंपैथेटिक चेन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन करे, आपको पता है कि हमारी सर्वाइकल रीजन में आपको पता होगा आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, और यहाँ पे आपका सिंपैथेटिक चेन होती है, अगर वो कंप्रेस हो जाए तो ऑब्वियसली सिंपैथेटिक सारे वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हमारे मूलर मसल को मिल रहा था, अब वो काम नहीं करेगा तो टोसिस हो जाएगी, जिसने हमारी आई को उठाया हुआ था। सिंपैथेटिक आपको पता है कि ये हमारी मिड्रेसिस करवाता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो मियोसिस हो जाएगी, और एनहाइड्रोसिस हो जाएगी, मीन्स दैट कि स्वेटिंग वगैरह भी खत्म हो जाएगी क्योंकि सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं है। ठीक है, यूजली ड्यू टू एपिकल पैनकॉस ट्यूमर। ठीक है, एपिकल ट्यूमर जो आपका होता है ना, ऑब्वियसली जो एपिकल ट्यूमर होगा, आपका जो लंग का एपेक्स होता है वो आपका कार्टिलेज से ऊपर गया होता है ना, तो इसी रीजन में आपका जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, ऑब्वियसली एपिकल ट्यूमर जो होगा वो ये कॉज करेगा। अब जो इसकी जो रीजनल लिम्फ नोड्स होती है वो हाइलर और मेडिस्टेनल में होती है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताई भी है कि TNM स्टेजिंग होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कैंसर आपका कहाँ तक फैला हुआ है। आपके प्लूरा को इन्वॉल्व कर सकता है, वो आपके सुपीरियर वेना कैवा को इन्वॉल्व कर सकता है, वो आपके सिंपैथेटिक चेन को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व या फ्रेनिक नर्व को इन्वॉल्व कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, हॉर्नर सिंड्रोम के आ सकते हैं, पेशेंट को हॉर्सनेस हो सकती है, पेशेंट को डायफ्रेगमेटिक पैरालिसिस के साइंस आ सकते हैं, पेशेंट को सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम के साइंस आ सकते हैं। अब ये टेबल है, और ये टेबल ही आपका सारा समरी वाइज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें देखें, सबसे पहले तो स्मॉल सेल जो हमारा खतरनाक वाला था उसकी बात कर लेते हैं। तो स्मॉल सेल खतरनाक है ना, तो इसमें क्या होगा? पुअरली डिफरेंशिएटेड स्मॉल सेल्स होंगे, और ये हमारे अराइज करते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल से। ठीक है, आगे हम कार्सिनॉइड ट्यूमर देखेंगे, उसमें भी न्यूरो एंडोक्राइन जो है वो सेल से अराइज कर रहा होगा, उसके साथ हमने इसको डिफरेंट करना है। तो न्यूरो एंडोक्राइन जो है सेल से ये अराइज कर रहे होते हैं, पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। मेल स्मोकर जो होते हैं उनमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा कॉमन होता है, और ये सेंट्रल होता है। ठीक है, सेंट्रल, जस्ट लाइक स्क्वेमस ये सेंट्रल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एडिनो कार्सिनोमा होता है वो पेरिफेरल साइड पे होता है, और मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल रीजन में होते हैं वो हमारे होते हैं स्क्वेमस। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे याद नहीं रहा बताना कि स्क्वेमस और स्मॉल सेल दोनों सेंट्रल होते हैं। ठीक है, और
इसके अलावा ये दोनों हमारे जो हैं मोस्ट कॉमन ट्यूमर है मेल स्मोकर्स में, ठीक है। तो मेल स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन जो है स्मॉल ये स्क्वेमस है, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारे स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं, सब कैंसर्स हो रहे हैं, लेकिन आपके जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो होते हैं स्मोकर्स में वो स्क्वेमस होता है, ठीक है, स्क्वेमस होता है। और आपको इसमें क्या मिलेगा, जो आपके स्मॉल सेल कैंसर होगा इसमें रैपिडली ग्रोथ हो रही होगी बिकॉज ऑफ द नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स, मैंने आपको बताया खतरनाक है। रैपिड ग्रोथ, अर्ली मेटास्टेसिस, और ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एडीएच और एसीटीएच रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ना पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स में ये एडीएच रिलीज़ कर रहे होते हैं, और ये हमने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में पढ़ा भी था। एंडोक्राइन पैथोलॉजी में अगर आप देखें तो हमने देखा था उसमें कि एडीएच और एसीटीएच के साथ एसोसिएटेड होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। आपने अगर बोन पैथोलॉजी का चैप्टर पढ़ा हो, मस्कुलोपैथोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी, उसमें हम देखा था कि लैम्बर्ट इज ईटन सिंड्रोम जो होता है जिसमें हमारे एक्चुअली कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं ड्यूरिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो वहाँ पे भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखें कि इसमें हमें क्या मिलते हैं, जब भी आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, ज़रूरी नहीं है वो आपके लंग्स में ही हो, आपको स्क्वेमस सेल्स में कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं, बिकॉज आपको पता है आपके स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं वो कैरेटिनाइजेशन वगैरह कर रहे होते हैं जस्ट लाइक, तो वो स्क्वेमस सेल्स जो होंगे वो आपको कैरेटिन पर्ल्स मिलेंगे, ठीक है। मीन्स दैट यू आर हैविंग द कैरेटिन पर्ल्स लाइक दिस, ठीक है, एंड दे आर हैविंग द इंटरसेलुलर ब्रिजेस, ठीक है। दिस विल बी इंट्रा सेलुलर ब्रिजेस नहीं है, ये आपका गलत लिखा हुआ है, इट विल बी इंटर सेलुलर ब्रिजेस, मीन्स दैट कि सेल्स के दरमियान में एक दूसरे के साथ ब्रिजेस बने हुए हैं, ठीक है, ब्रिजेस बने हुए हैं। इस तरह से बहुत से कैरेटिन पर्ल्स आपको मिल रहे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है इंटर सेलुलर ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। सो दिस इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दिस एक्चुअली प्रोड्यूस द, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो आपने डिफरेंस याद रखना है, स्क्वेमस जो हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो स्मॉल सेल हैं वो आपके एडीएच और एसीटीएच प्रोड्यूस कर रहे हो, लैम्बर्ट सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा के बारे में आपको पहले से पता है कि ग्लैंड जो म्यूसिन हमें इसमें मिलता है या आपके पेरिफेरल होते हैं, और ये आपने याद रखना है कि फीमेल स्मोकर्स में जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो एडिनोकार्सिनोमाज होते हैं, ठीक है। फीमेल स्मोकर्स में और नॉन स्मोकर जो स्मोकिंग नहीं करते और जो फीमेल स्मोकिंग करती हैं उनमें कौन सा कॉमन होता है, एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। तो जो आपका है सिंपल सी बात है कि जो मेल स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन है वो स्क्वेमस है, और फीमेल में जो ज़्यादा कॉमन है वो एडिनो है, और नॉन स्मोकर्स में जो कॉमन है वो भी एडिनो है, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं कि लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा जो होता है ये भी पोअरली डिफरेंशिएटेड, इसके लार्ज सेल्स होते हैं जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि एज सच मतलब स्मॉल सेल की तरह ही खतरनाक नहीं होता वैसे, ठीक है। पोअरली डिफरेंशिएटेड जो है लार्ज सेल्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े सेल्स होंगे, कैरेटिन पर्ल्स, इंटरसेलर ब्रिजेस वगैरह, ग्लैंड म्यूसिन नहीं होगा, तो सिंपली वो क्या होंगे, लार्ज सेल होंगे। स्मोकिंग के साथ ये भी एसोसिएट होते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होता है इनका। फिर आते हैं हमारे ब्रोंकियो एल्व्यूलर कार्सिनोमा। इसमें क्या होते हैं, कोलमनर सेल्स होते हैं दैट ग्रो अलॉन्ग द प्री एग्जिस्टिंग ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलाई राइजेस फ्रॉम क्लारा सेल्स। तो ब्रोंकियो एल्व्यूलर कार्सिनोमा के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो होंगे एक्चुअली आपके ब्रोंकियो एल्व्यूलर जो सैक्स होंगे उस लेवल पे आपका क्या होगा, ये कैंसर सेल्स होंगे, और ये कोलमनर होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये ग्रो कर रहे होते हैं। क्लारा सेल्स जो होते हैं वहाँ से ये राइज करते हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड विद योर स्मोकिंग एंड दीज आर पेरिफेरल जस्ट लाइक द एडिनोकार्सिनोमा, ओके, एंड मे प्रेजेंट विद निमोनिया लाइक। तो ये निमोनिया लाइक सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, और कंसोलिडेशन उस तरह की होती है जैसे निमोनिया के अंदर पानी भर गया होता है ना, वैसे नज़र आ रहा होता है, और एक्सलेंट प्रोग्नोसिस होता है इसका, ठीक है, सिंपल। उसके अलावा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, और उसके बाद कार्सिनोइड ट्यूमर होता है जो कि वेल डिफरेंशिएटेड होता है, और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल सेल था उसमें भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स थे, लेकिन वो पोअरली डिफरेंशिएटेड था, ठीक है, और ये क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि C फॉर कार्सिनोइड एंड C फॉर क्रोमोग्रेनिन्स, ठीक है। सो इट इज़ क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव, और ये स्मोकिंग के साथ जस्ट लाइक ब्रोंकोएल्व्यूलर ये भी हमारी स्मोकिंग के साथ जो है एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक हो गया। और ये सेंट्रल भी हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है। ये पॉलिप लाइक मैस बनाता है हमारे ब्रोंकस के अंदर, और पॉलिप लाइक मैस बनाता है। इसमें ये होता है कि ये ना ऐसे करके ना इस तरह से पॉलिप लाइक मैस बना रहा होता है, ठीक हो गया। इसको ऐसे कुछ कहते हैं, बटन कुछ करके इसको कहते होते हैं,
तो इस तरह से ये बटन लाइक पेरेंट्स ऊपर की तरफ बना रहा होता है, ठीक है। लार्ज लो ग्रेड मेलिग्नेंसी रेयरली कैन कॉज कार्सिनॉइड सिंड्रोम। कार्सिनॉइड सिंड्रोम को भी कभार कॉज कर सकता है बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, तो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से कार्सिनॉइड सिंड्रोम रेयरली होता है, अदरवाइज नहीं होता। मेटास्टेसिस तो लंग्स जो होता है, ये मोस्ट कॉमन सोर्सेज जो इसके होते हैं वो ब्रेस्ट से आता है और कोलॉन से आता है कैंसर इसकी तरफ। और मल्टीपल कैनन बॉल्स जो होते हैं वो हमें इमेजिंग पे मिल रहे होते हैं, मींस दैट कि अब लंग के अंदर कोई बाहर से चीज़ आ गई है, तो जब कोई ब्लड के थ्रू, कोई लिम्फेटिक्स के थ्रू बाहर से आएगी कोई चीज़, ठीक है, और वो मल्टीपल हमारे जो है लंग्स के ऊपर नोड्यूल्स बनाएगी, ठीक है। तो मल्टीपल कैनन बॉल्स नोड्यूल्स ऑन द इमेजिंग हमें मिलती हैं, मोस्ट कॉमन देन द प्राइमरी ट्यूमर्स, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन होते हैं देन द प्राइमरी ट्यूमर्स, मीन्स दैट के जो यहाँ पे लंग्स में खुद कैंसर जितने नहीं होते जितने दूसरी जगहों से यहाँ पे आ जाते होते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा स्मॉल सेल कार्सिनोमा में ये देखें आपको स्मॉल सेल्स नज़र आ रहे हैं सारे की जगह जमा हुए हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली शोइंग यू के आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसमें दिखाया हुआ है। जस्ट दिस इज़ एक्चुअली द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जिसमें एक्चुअली केराटिन पर्ल्स आपको मिल रहे हैं एंड द इंटरसेलुलर ब्रिजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दीज आर द केराटिन पर्ल्स एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट द स्क्वेमस सेल इंटरसेलर ब्रिजेस, ठीक है। इंटरसेलर ब्रिजेस हैं, ये दिखाई हुई है कि स्क्वेमस सेल्स ने एक दूसरे के साथ ब्रिजेस बनाए हुए हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली द सेंट्रल लोकेशन शोइंग यू द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द स्क्वेमस सेल। और दिस इज एक्चुअली द एडिनोकार्सिनोमा शोइंग यू द ग्लैंड्स फॉर्मेशन देयर, एंड दिस इज कंटेनिंग द ग्लैंड एंड द म्यूसिन प्रोडक्शन ग्लैंड्स। पेरिफेरल लोकेशन होती है इसकी, ये ब्रोंकोअल्वुलर कार्सिनोमा आपको दिखाया हुआ है। और इसके अलावा कार्सिनोइड ट्यूमर है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में, दिस इज एक्चुअली द क्रोमोग्रेनिन एक्सप्रेशन, ये आपको स्टेनिंग करके बताई हुई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेनिंग में जब क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होंगे वो आपके कार्सिनोइड ट्यूमर्स होंगे, ठीक हो गया। और पॉलिप लाइक मैस आपको जो ब्रोंकस में मिलता है वो किस में होता है, आपके कार्सिनोइड में, कार्सिनोइड में होता है ना, कार्सिनोइड में होता है, ठीक हो गया। कार्सिनोइड में होता है आपका ये वाला पॉलिप लाइक नोड्यूल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है वो एड्रीनल ग्लैंड में होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लंग कैंसर में खुद ब्रेस्ट से आते हैं, ठीक है, कैंसर्स मोस्टली, और ये यहाँ से कहाँ पे जाता है, एड्रीनल में जाता है, ठीक है। और 15% 5 ईयर सर्वाइवल है, ऑफन प्रेजेंट्स लेट, मैंने आपको बताया था ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड, तो इसका कोई इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड नहीं है, इस वजह से ये लेट प्रेजेंट करते हैं और लोग जो हैं वो इसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। उसमें हमने देखा कि 85% आपके नॉन स्मॉल सेल कैंसर्स होते हैं और 10 to 15% स्मॉल सेल कैंसर्स होते हैं। नॉन स्मॉल सेल में वी हैव द एडिनो, वी हैव द स्क्वेमस, वी हैव द लार्ज सेल, और स्मॉल सेल में कौन से हैं, वी हैव द स्मॉल सेल कैंसर जो कि ग्रो करते हैं और स्प्रेड करते हैं फास्टर, ठीक है। इनको हम ओट सेल कैंसर्स भी कहते हैं, स्मॉल सेल ओट छोटी छोटी होती है ना उस तरह की नज़र आती है। सो नॉन स्मॉल सेल में हमने देखा कि मोस्ट कॉमनली एडिनो होता है, और एडिनो आपको पता है ये फीमेल्स में स्मोकिंग जो करी होती है उनमें होता है, नॉन स्मोकर्स में होता है। स्क्वेमस जो होता है ये एक्चुअली आपके होता है मेल्स में, ठीक है, जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और एडिनो जो होता है वो आपका पेरिफेरल साइड पे था, स्क्वेमस जो था वो आपका सेंट्रल में था, जस्ट लाइक द स्मॉल सेल। और लार्ज सेल जो होता है ये भी आपका, अब जो लार्ज सेल होता है ये भी जल्दी जल्दी ग्रो करता है और लेट सिम्टम्स कॉज करता है लार्ज सेल, ठीक है, और इस तरह से, ठीक हो गया। सो इट इज़ मोस्टली एसोसिएट द स्मोकिंग। एंड नंबर 2 पे क्या है, रेडॉन एक्सपोजर, दिस इज एक्चुअली द कॉइन लियन जो हम सबसे पहले देखते होते हैं कैंसर में, मतलब इसको देखते हैं जैसे ही तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं या तो ये टीबी का ग्रेनुलोमा है, या ये क्या है, ये आपका कोई हेमाटोमा बना हुआ है, ठीक है, जिसमें लंग का अपना कार्टिलेज है और लंग का कार्टिलेज और लंग का टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसको बाद में हमने बायोप्सी करवानी होती है और फिर हमने देखना होता है कि वेदर ये क्या चीज़ है, ठीक हो गया। फिर हम बायोप्सी में देखते हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है, ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, म्यूसिन नज़र आ रहा है, हमें स्मॉल सेल्स नज़र आ रहे हैं, हमें केराटिन पर्ल्स नज़र आ रहे हैं, या हमें कैसा जो है ना कैंसर नज़र आ रहा है, और फिर हम कैंसर की तरफ जाते हैं। ये एक्चुअली आपको बता रही थी कि कार्सिनॉइड जो ट्यूमर होता है कैंसर का लंग का, उसमें इस तरह से बटन कॉलर बटन अपीयरेंस आती है, ठीक है। ये नोड्यूल हमें करेक्टरिस्टिक मिलता है किसके लिए, किसका, कार्सिनॉइड का,
जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया लंग टॉपिक से, वो है आपका प्लूरा। प्लूरा क्या होता है? लंग के इर्द गिर्द एक लाइनिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। वो पैराइटल प्लूरा होती है और विज़ुअल प्लूरा होती है। जैसे आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ द पैराइटल जो आपकी चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है, और ब्लू आपकी होती है जो हमारे लंग्स को लाइन कर रही होती है, ये आपको नज़र आ रही है। इसके दरमियान में ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, किसी को चोट लग गई ऐसे, तो क्या होगा, अंदर एयर आ जाएगी प्लूरल स्पेस में, लंग कंप्रेस हो सकता है ना। दिस इज़ एक्चुअली द न्यूमोथोरक्स, एयर इन द चेस्ट, एयर इन द प्लूरल स्पेस, जिसकी वजह से हमारा लंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड द वुंड्स। और फिर हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारा होता है जिसमें ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें इस स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारे लंग्स जो होते हैं वो इस तरह से बढ़ जाते हैं और रेस्पिरेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लूरल फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स की प्लूरल स्पेस में, और फिर कंप्रेशन होती है और फिर हम थोरेकोसेंटेसिस करते हैं, जिससे हम इसको निकालते हैं फ्लूइड को बाहर, ठीक हो गया। तो न्यूमोथोरक्स क्या होता है? एयर इन द प्लूरल स्पेस। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स जो होता है वो मैंने बताया, रप्चर ऑफ द जब स्पॉन्टेनियस होता है ना, खुद ब खुद, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी एम्फिसिमेटस बुला बना होता है ना, ब्लैब बना होता है, वो वहाँ पे रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से एयर आ सकती है लंग्स में। ये ज़्यादातर यंग एडल्ट्स में होता है। या रिजल्ट्स इन द कोलैप्स ऑफ द पोर्शन ऑफ द लंग्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था, और ट्रेकिया जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ कोलैप्स पे हमारे पास शिफ्ट हो जाता है। टेंशन न्यूमोथोरक्स होती है जो कि मैंने आपको चेस्ट वॉल की जो पेनिट्रेटिंग इंजरी दिखाई है उसकी वजह से होती है, एयर अंदर आ जाती है और बाहर नहीं जा सकती, और ट्रेकिया जो होता है वो ऑपोजिट साइड ऑफ पुश हो जाता है। मेडिकल एमरजेंसी होती है ये न्यूमोथोरक्स वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, और इसको हम चेस्ट ट्यूब से इंसर्ट करके सारी एयर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा इज़ एक्चुअली व्हाट के, इसमें ये आपको बताया था मैंने, एस्बेस्टोस के एक्सपोजर की वजह से जो हमारे मीजोथीलियल सेल्स होते हैं, जो हमारी जो है लाइन कर रहे होते हैं हमारी लंग्स को, ठीक है, उनका न्यूप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है, और हमें प्लूरल इफ्यूएंस मिलती हैं इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी। डिज़निया, ठीक है, पेशेंट को ऑब्वियसली सांस नहीं आएगा, सारा उसकी प्लूरल स्पेस में पानी भर गया, डिज़निया होगा, और उसके बाद उसका जो है चेस्ट पेन होगी, और ट्यूमर इन केसेस द लंग, ठीक है, तो ट्यूमर उसको पूरी तरह से भर लेता है। सो दिस इज़ अबाउट द प्लूरा एंड द चैप्टर